प्रधानमंत्री ने बजट में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने संबंधी वेबिनार को किया संबोधित। कहा, निर्माण की बढ़ती क्षमताएं देश में रोजगार का करती हैं सृजन। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने बजट सत्र से पूर्व सदन को किया संबोधित। कहा, आगामी बजट प्रदेश में लाएगा समृद्धि और खुशहाली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का किया अनावरण। सभी से बाबा साहेब अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलने का किया आह्वान। और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, नए कृषि कानूनों के जरिए किसानों को मिले नए विकल्प, किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने की मिली स्वतंत्रता। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। आप समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के बजट में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने से संबंधित एक वेबिनार को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्माण की बढ़ती क्षमताएं देश में रोजगार के निर्माण को बढ़ाती हैं। भारत इसी अप्रोच के साथ तेजी से काम करना चाहता है। इस सेक्टर पर हमारी सरकार निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक सुधार कर रही है। बढ़ती हुई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को भी उतना ही बढ़ाती है। भारत भी अब इसी अप्रोच के साथ बहुत तेजी से काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। इस सेक्टर में हमारी सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक लगातार रिफॉर्म्स कर रही है। हमारी नीति और रणनीति हर तरह से स्पष्ट है। हमारी सोच है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। हमारी अपेक्षा है जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट। प्रधानमंत्री ने बताया कि मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में पीएलआई स्कीम से जुड़ी योजनाओं के लिए करीब 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पीएलआई जिस सेक्टर के लिए है उसको तो ये लाभ हो ही रहा है। इससे उस सेक्टर से जुड़े पूरे इकोसिस्टम का बहुत फायदा होगा। ऑटो और फार्मा में पीएलआई से ऑटो पार्ट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाओं के रॉ मटेरियल से जुड़ी विदेशी निर्भरता बहुत कम हो जाएगी। एडवांस सेल बैटरीज, सोलार पीवी मॉड्यूल्स और स्पेशलिटी स्टील, इसको मिलने वाली मदद से देश में एनर्जी सेक्टर आधुनिक होगा। इसी तरह टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को मिलने वाली पीएलआई से हमारे पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को लाभ होगा। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने आज विधानसभा में बजट सत्र से पूर्व अपने अभिभाषण में कहा कि मुझे विश्वास है कि आगामी बजट प्रदेश के लोगों के लिए समृद्धि और खुशहाली लाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 का आगमन नई आशाओं और उम्मीदों के साथ हुआ है। राज्यपाल ने प्रदेश सरकार के कोरोना महामारी से निपटने के लिए किए गए प्रयासों की प्रशंसा की। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने आत्मनिर्भर भारत और डिस्ट्रेस राशन टोकन योजना से कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक रूप से त्रस्त लोगों की मदद की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास है कि सभी नागरिक विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में विश्वास जताया कि सदन प्रदेश के लोगों की भलाई और आकांक्षाओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता में मदद करेगा। कैश का आगमन नई आशा और उम्मीदों के साथ हुआ है। पूर्वी मानव जाति के कोरोना संकट काल में अभूतपूर्व एकजुटता दिखाई हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व के लोगों के लिए वैक्सीन के विकास और निर्माण में सबसे आगे हैं। मेरी सरकार का यह निरंतर प्रयास है कि हमारे सभी नागरिक हमारी विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करें।
मुझे विश्वास है कि विकास और प्रगति का लाभ राज्य के हर क्षेत्र तक पहुंचेगा और सभी क्षेत्रीय व सामाजिक आर्थिक समस्याएं समाप्त होंगी। मुझे विश्वास है कि यह महान सदन हरियाणा के लोगों की भलाई और आकांक्षाओं के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श की हमारी इस प्रतिबद्धता को पूरा करने में मदद करेगा। अब माननीय सभासदों, आपके बहुमूल्य सुझाव प्रदेश के नागरिकों के कल्याण के लिए हमारी नीतियों और कार्यक्रमों को नई दिशा देने के लिए मेरी सरकार का मार्गदर्शन करेंगे। वंदे मातरम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज हरियाणा विधानसभा परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण हरियाणा विधानसभा के इतिहास का एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान करते हुए कहा कि वे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर आगे बढ़ें। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक मौजूद रहे, जो खुशी की बात है। महत्वपूर्ण आज एक कदम लिया गया है। हमारे स्पीकर साहब ने योजना बनाकर हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उनकी जो प्रतिमा यहाँ लगा करके इसका जो अनावरण किया है, हमेशा हमेशा हमें अपने संविधान की याद बनी रहेगी। विधानसभा का मुख्य काम होता है कि संविधान के अनुसार प्रदेश में एक नियम कानून बने और एक सुखी समाज की कल्पना करके हम आगे बढ़ेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज पूरा सदन, सभी हमारे विधायक चाहे पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। मैं इन सबका भी आभार प्रकट करता हूं और सबसे निवेदन करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिखाए हुए मार्ग पर हम सब मिलकर के चलें। केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज रेवाड़ी के गांव साल्हावास में आयोजित जनसभा के दौरान किसानों को संबोधित किया। उन्होंने कृषि कानूनों के संबंध में किसानों को विस्तार से जानकारी दी और कानूनों को किसानों के हित में बताया। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होगी और मंडियां भी पहले की तरह जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों के जरिए किसानों को खुले बाजार का एक विकल्प दिया गया है ताकि वे अपनी फसल को जहां अधिक मूल्य मिले वहां बेचने के लिए स्वतंत्र हो सके। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के फसल नुकसान के मुआवजे को भी पहले से अधिक कर दिया है। जनसभा में आए किसानों ने भी नए कृषि कानूनों को किसानों के लिए लाभकारी बताया। आने वाला ये तय कर सकता है कि मैं अपने पेन को कहां बेचूंगा और कितने में बेचूंगा। तो इस देश के किसान को यह हक नहीं होना चाहिए कि मैं अपनी फसल को कहां बेचूंगा और कितने में बेचूंगा। यह हक किसान को नहीं होना चाहिए। वो हक किसानों को मोदी जी ने दिया है कि अगर मंडी में उनकी बिकती है तो मंडी में बेच लो, अगर मंडी से बाहर ज्यादा कीमत मिलती है तो बाहर बेच लो। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है इनको? लेकिन परेशानी किसी को नहीं है, परेशानी बिचौलियों को है, दलालों को है। जो बाहर का, यूपी का, राजस्थान का, दूसरे प्रदेशों का, वहां बाजरा 1000 में बिकता है, यहां 2100 में बिकता है। राजस्थान में क्यों नहीं बिकता? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा की सरकार ने 2100 में बाजरा खरीदा, वहां कांग्रेस की सरकार है। जरा पूछो उनसे, तुमने 2100 में बाजरा क्यों नहीं खरीदा? कृषि कानून जो बनाए हैं प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मोदी जी ने बड़े अच्छे कानून बनाए हैं और मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि किसानों की फेवर के लिए वो कानून बने हैं। तो इसमें मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, बीजेपी का मैं पूरा सहयोग करता हूँ इस चीज़ में। कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के लिए देश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण के तहत टीकाकरण अभियान जारी है। जींद में 60 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों और 45 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है जिन्हें कोई अन्य गंभीर बीमारी है।
नागरिक अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गोपाल गोयल ने बताया कि अब तक 20,000 डोज प्राप्त हो चुकी हैं। उन्होंने बताया कि जिले में अब तक 6,000 लोगों को प्रथम चरण की वैक्सीन और 2,000 लोगों को दूसरे चरण की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। के बीच के वो लोग जो कि कोमॉर्बिडिटी है, जैसे हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है और कोई और दिक्कत है, उनको 45 से 60 के बीच में और 60 साल से ऊपर सभी को वैक्सीनेट किया जा रहा है। तो इसका भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हमारे ज़िले में अब तक हमें 20,000 डोज मिल चुकी हैं और लगभग 8,000 डोज खपत भी हो चुकी हैं। 6,000 के करीब लोग ऐसे हैं जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है और 2,000 के करीब हैं जिनको 2 बार डोज लग चुकी है। वैक्सीन लगवाने वाले लोगों ने कहा कि वैक्सीनेशन के बाद उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और वे पूरी तरह स्वस्थ हैं। टीका विकसित किया है और जो हमारी हिफाजत उसको रोकने के लिए अति आवश्यक है टीका लगवाना, और इसलिए मैं अपनी जिम्मेवारी समझते हुए नागरिक के नाते ये टीका लगवाया है। आज कोविड का वैक्सीन लग गया, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, ना मेरे को कोई घबराहट नहीं है, बिल्कुल कोई पेन भी नहीं होता, इसलिए मैं ये कह रही हूँ सब लगवाना चाहिए। टंग का टीका लगा जी, बहुत बढ़िया चीज़ है। गवर्नमेंट ने जो किया है बहुत अच्छा काम कर रखा है। वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, अपनी खुशी से लगवाया है जी, और फ्री टीका लगाए, यहाँ कोई चार्जिंग नहीं। टीका लगवा के आए हैं कोरोना का, जैसे आम टीके लगाए ऐसे टीका लगे हैं, कुछ दिक्कत नहीं, कोई चक्कर नहीं, कुछ बकायदे हैं, कुछ नहीं होया, आराम से अपना ठीक ठाक है। कोरोना का टीका लगा, मेरे कोई घबराहट की ज़रूरत नहीं, ना कोई दर्द होया ना महसूस होया, बिल्कुल ठीक ठाक हो। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। शहर के नागरिकों के जीवन स्तर को आसान बनाने, बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाने और स्वच्छता के मामलों में बेहतर कदम उठाने के लिए म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर निगम व नगर पालिकाओं में करनाल ने 4था स्थान और गुड़गांव ने 15वां स्थान हासिल किया है। आवासीय एवं शहरी मामले मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निगमायुक्त को शुभकामनाएं दी। इस उपलब्धि के लिए नगर निगम आयुक्त विक्रम ने सभी शहरवासियों को बधाई दी। करनाल के निगम आयुक्त ने बताया कि नगर निगम ने पिछले 3 वर्षों से ODF++ सर्टिफिकेशन कायम रखा है और स्वच्छ सर्वेक्षण में भी लगातार सम्मानजनक रैंकिंग हासिल कर रहा है, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे इस उपलब्धि को भविष्य में भी बनाए रखें। कि हमारी म्यूनसिपैलिटी किस तरीके से फंक्शन कर रही है, तो इसी के लिए मैं पूरे शहर के वासियों को बधाई देना चाहूँगा कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में अपने शहर को 4थे नंबर पे खड़ा किया है। GPS जो हमारा हमने एक सिस्टम लगाया था कि उससे GPS के आगे जाके हमने जियो फेंसिंग लगाई थी, ताकि हमें पता चल पाए कि कौन सा टिपर अपने एरिया में जा रहा है और कौन सा बाहर जा रहा है। तो वो भी एक इसमें पहलू था। और इसके अलावा बाकी जैसे घर घर टिपर्स जा रहे हैं, सभी घरों से कूड़ा उठाया जा रहा है, बल्कि अभी पिछले महीने ही हमने ODF++ की रैंकिंग फिर से हासिल की है। तो ये सारे पैरामीटर्स इसमें देखे गए थे। करनाल के स्थानीय निवासियों ने भी इस उपलब्धि पर खुशी जताई। करनाल पहले भी हमारा ऐसा शहर था जहां हम सारी सुविधाएं ले सकते थे, लेकिन अब कुछ समय से करनाल के अंदर, जैसे कि हम बात करें नगर निगम के द्वारा सिटी बस सेवा सर्विस शुरू की गई। उसके अलावा डोर टू डोर पूरे देश में कचरे के लिए जो गाड़ियां घर घर पहुंचती थी, वो करनाल के सभी इलाकों में तकरीबन जाती रहती। करनाल शहर हमारा बहुत अच्छा है, बहुत डेवलप हो चुका है। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, बट इस टाइम बहुत सुविधाएं, बहुत डेवलप हो चुका है। यहाँ पे पहले तो कूड़ा करकट वगैरह बहुत होते थे, बट अब सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा कर दिया। हर जगह घर घर जाके गाड़ी भिजवाते हैं, भाई अपना कूड़ा गाड़ी में डालो। आज देश के 4 जो टॉप शहरों में हम शामिल हुए हैं, उनकी ही बदौलत है। और दूसरी बात, करनाल की अगर हम बात करें, स्वच्छता के मामले में ले लो, पानी के मामले में ले लो, बस सर्विस के मामले में ले लो, और अब तो रेड लाइट जो सिग्नल है वो भी यहाँ पर लग चुके हैं। यानी कि जो स्मार्ट शहर होते हैं ना, वो वाली व्यवस्था यहाँ पर हो चुकी है।
कुरुक्षेत्र के राज्यपाल को विज्ञान के प्रचार प्रसार और बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने हेतु किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की ऑनलाइन मौजूदगी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर आशुतोष शर्मा के द्वारा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में दिया गया। राज्यपाल ने बताया कि उनका ग्रुप इंडियन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एसोसिएशन स्कूलों व गांवों में समय समय पर विज्ञान मेलों, कार्यशालाओं, जागरूकता कार्यक्रमों, कठपुतली जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। फरवरी विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में सचिव जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के श्री प्रोफेसर आशुतोष शर्मा जी, उनके हाथों हमें दिया गया। इस पुरस्कार में हमें एक शील्ड, एक प्रशंसा पत्र और 2 लाख रुपए कैश हमें प्राइज के रूप में दिए गए हैं। पुरस्कार ने हमारी जिम्मेवारी को और बढ़ा दिया है और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि जिस उम्मीद के साथ हमें पुरस्कार दिया गया है उस उम्मीद पर हम लोग खरे उतरें और बच्चों के बीच विज्ञान जागरूकता, विज्ञान के कार्य को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लेकर जाएँ। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश सरकार ने संस्कृत भाषा पढ़ने वालों के लिए हरियाणा संस्कृत अकादमी के नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया है। इसके माध्यम से संस्कृत भाषा को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। वेद भाषा संस्कृत के विकास को लेकर प्रदेश सरकार संजीदा है। शीघ्र ही संस्कृत अकादमी की ऐप भी शुरू की जाएगी। हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉक्टर दिनेश शास्त्री ने बताया कि राज्य सरकार संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल में 11वां संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल में स्थापित किया है और संस्कृत बोर्ड की भी स्थापना की है। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने बजट में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने संबंधी वेबिनार को किया संबोधित। कहा, निर्माण की बढ़ती क्षमताएं देश में रोजगार का करती हैं सृजन। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने बजट सत्र से पूर्व सदन को किया संबोधित। कहा, आगामी बजट प्रदेश में लाएगा समृद्धि और खुशहाली। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का किया अनावरण। सभी से बाबा साहेब अंबेडकर के दिखाए रास्ते पर चलने का किया आह्वान। और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, नए कृषि कानूनों के जरिए किसानों को मिले नए विकल्प, किसानों को कहीं भी अपनी फसल बेचने की मिली स्वतंत्रता। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।